मैं हिंदी बोलता हूँ तो मेरा वीडियो आप 1.25 स्पीड पे रख के देख सकते हो। अमेजोन प्राइम पे मिल जाएगी फिल्म, जो ये सीरीज़ है। यार बहुत बार मैंने फिल्म बोल दिया, सीरीज़ को, सॉरी। हाय गाइज, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। आज हम बात करेंगे फैमिली मैन सीज़न 2 के बारे में। तो मुझे पहले एक बात कहना है कि जो विलन खुद को हीरो समझता है ना, वही बहुत स्ट्रॉन्ग विलन होता है। मेरा कोट नहीं है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था। तो एक्चुअली ये बात बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है। आप कोई भी कैरेक्टर लिख रहे होते तो आपको विलन की बैकग्राउंड स्टोरी, या वो विलन क्यों है, या वो अपना काम जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो बताना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, या वो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो हमारी स्टोरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये बात इस सीरीज़ में बहुत अच्छी तरह से की है। जो विलन दिखाए ये फिल्म में, वो विलन खुद के लिए हीरो है और उनके लिए जो बाकी के लोग हैं वो विलन हैं, और पैरेलली वाइस वर्सा, जो हीरो है उनके लिए ये विलन है और वो खुद के लिए हीरो है। ये जो सीरीज़ है वो 3 बातों पे काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बेस सीरीज़ का है, वो जो श्रीलंका के, जो नॉर्दर्न श्रीलंका में जो रिबेल्स रहते हैं, तमिल रिबेल्स, उनकी स्टोरी। वो पीएम का, इंडियन पीएम का असैसिनेशन चाहते हैं, तो वो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट। और जो असैसिनेशन पीएम का होने वाला है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो स्पेशल फोर्स है, तो वो कैसे काम करती है, या वो असैसिनेशन होता है नहीं होता, ये फिल्म की या सीरीज़ की स्टोरी है। और तीसरी बात, जो फॉरेन फोर्सेस बोल सकते हैं, या जो पाकिस्तानी जो मिलिटेंट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उनका कैसे सपोर्ट है, जो तमिल लीडर्स है या वो जो रिबेल्स है, उनको किस तरह से उनका सपोर्ट है। और हमें जो स्क्रीन प्ले है वो रन करते हुए दिखाई देता है इन तीनों चीज़ों को लेकर। साथ ही जो कैरेक्टर की, जो श्रीकांत की जो फैमिली लाइफ, जो फिल्म का नाम, जो सीरीज़ का नाम है हमारा फैमिली मैन, तो इसकी वजह से जो श्रीकांत की जो लाइफ है वो भी हमें पैरेलली दिखती है कि वो किस तरह से अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट है और उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे आपको जो हिस्ट्री है वो बेसिक बतानी चाहिए, या आपको मालूम होनी चाहिए। इसकी वजह से मैं थोड़ा बताता हूँ। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ ब्रिटिशों से, जैसे इंडिया 1947 में हुआ था, श्रीलंका 1948 में हुआ। उसके बाद वहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो श्रीलंकन थी उनकी थी, और जो नॉर्दर्न एरिया था श्रीलंका का, वहाँ तमिल पीपल्स बहुत ज़्यादा थे। तो जो बेसिक जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1948 खुद आज़ाद होने के बाद उन्होंने जो तमिल भाषा का जो उपयोग था उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, या इंग्लिश का जो उपयोग था, वो पूरा ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या, जो तमिल पीपल थे वहाँ रहने वाले, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं जानते थे, वो तमिल और इंग्लिश ही जानते थे। तो उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, और पैरेलली उन्होंने जो तमिल लैंग्वेज था उनका भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया था। उसकी वजह से वहाँ रिबेल ग्रुप फॉर्म होने लगे, जो नॉर्दर्न एरिया है श्रीलंका का, वहाँ। तो उसमें एलटीटी नाम का भी एक ग्रुप था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम। तो बेसिकली उनका कहना यह था कि हमें एक अलग स्टेट कर दो, जो नॉर्दर्न एरिया है जहाँ तमिल रहते हैं, पीपल रहते हैं, उनको अलग स्टेट कर दो। इसकी वजह से उन्होंने अपने ही गवर्नमेंट के साथ जंग छिड़ दी, और उनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, सिविल वॉर हुआ, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, तमिल पीपल मोस्टली। और बहुत सी जो लड़कियों पे, जो औरतों पे रेप हुआ। तो जो इसकी वजह से मुझे लगता है कि वो जो एलटीटी को एक बहाना भी मिल गया और एक कारण भी मिल गया उनसे लड़ने के लिए। तो उन्होंने जंग छेड़ दी जो गवर्नमेंट के साथ। तो मुझे लगता है कि आपको जानकर एक हैरानी होगी कि जो तमिल लिबरल्स थे, या एलटीटी का बेसिकली जो संगठन था, उनको इंडिया ने हेल्प किया था तब। मतलब उनके सोल्जर्स को लिटरली हमने ट्रेनिंग दी थी। दूसरी, हमने उनको वेपन्स प्रोवाइड किए थे। पर जब श्रीलंका के जो जयवर्धन है तब पीएम थे, उन्होंने हमारे जो राजीव गांधी तब पीएम थे, उनको बोला कि यार हम ऐसे नहीं से कर सकते, आपको पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो राजीव गांधी ने 1987 में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ, और उन्होंने कहा कि हम आगे से जो एलटीटी है
उनको हेल्प नहीं करेंगे। और उन्होंने एक्चुअली उस एग्रीमेंट में, पवन नाम था उस एग्रीमेंट का, तो उसमें बेसिकली ये बातें भी थी कि वो तमिल लोगों को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल पाए या उनको बहुत हेल्प आए या तमिल लैंग्वेज को वहाँ इम्पोर्टेंस दिया जाए, ये चीज़ें भी थी। पर जो एलटीटी जो संगठन था उनको मुझे लगता है वो बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उनका कहना ये था कि हमें स्टेट ही अलग चाहिए, और उनका कहना ये था कि इंडिया ने आज तक हमें हेल्प की है, अब अचानक से श्रीलंका को हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बेसिकली राजीव गांधी जी का असैसिनेशन प्लान कर दिया। अब देखो यहाँ से मुझे लगता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं आगे जो बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले 1987 के बाद राजीव गांधी पावर में नहीं थे, पर 1991 में वो बहुत चांसेस थे कि वो फिर से पावर में आए, और जो एग्रीमेंट था उसको बहुत स्ट्रांगनेस फिर से मिल जाती, और जो एलटीटी के विरोध में जो हमारी इंडिया है वो काम करना फिर से शुरू कर दी थी। इसके वजह से जो तमिल के जो ग्रुप थे एलटीटी, उन्होंने प्लान किया, और 1991 में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया। अब देखो राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ, जो जिसने वो सुसाइड बॉम्बर थी, वो एक फीमेल थी और उसने बॉम्ब से उड़ाया था। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सीरीज़ देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि जो हमारी इंडियन जो सीरीज़ की स्टोरी ये है कि इंडिया की जो पीएम को असैसिनेशन करना है, तो उसकी असैसिनेशन के लिए एक लड़की को ही तैयार किया गया है, राजी नाम का, और वो प्ले कर रही है रोल समंथा। उसकी एक्टिंग के बारे में आगे बोलूँगा ही। तो एक बात तो ये कि फीमेल बॉम्बर का यूज़ किया गया था, या यूज़ करते थे वो लोग सुसाइड बॉम्बर का। दूसरी बात, वो अपने एक बात के लिए बहुत जाना जाते थे कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाते थे। ओके, वो जब पकड़े जाते थे पुलिस के द्वारा तो वो खुद का सुसाइड कर लेते, उनके पास साइनाइड की गोली थी। तो ये भी बात मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट की है सीरीज़ में। और तीसरी बात मुझे इम्पोर्टेंट लगती है कि उनके जो एलटीटी के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट थी उन लोगों के बीच में आइडियोलॉजी की। कुछ लोग थे उनको लगता था कि जो पीस से होना चाहिए काम, और कुछ लोग थे कि उनको लगता था कि वॉर ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें भी सीरीज़ में कवर हुई है। तो ये बातों पे वो ग्रुप आधारित था, और जो सीरीज़ में जो ग्रुप दिखाया है वो भी इसी आइडियोलॉजी पे ग्रुप है, पर उनका नाम अलग है। आप सीरीज़ देखो आपको पता चल जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस ग्रुप के बारे में, पर उनकी आइडियोलॉजी थी वो सेम ही थी। तो ये बात हो गई। फिल्म की स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, हम तीनों जगह पे खेलते हैं। मतलब श्रीलंका का जो पार्ट दिखता है, मतलब जो रिबेल्स का जो इंटरनल लाइफ है वो दिखती है, श्रीकांत की हमें लाइफ दिखती है। पैरेलली जो मिलिटेंट्स ग्रुप है पाकिस्तान से, वो किस तरह से यूरोप से हेल्प कर रहे हैं वो भी दिखता है, या उनके अंदर भी क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी हमें धीरे धीरे दिखता है। पैरेलली जो श्रीकांत की जो लाइफ है, उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है पर्सनल, जैसे कि उसकी जो वाइफ है वो मेंटल ट्रॉमा से जा रही है, और उनके बीच श्रीकांत और सुची, उसका कैरेक्टर का नाम है फीमेल का, तो उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो उसकी बेटी है धृति, उस पर क्या बीत रही है। वो अब टीनेज गर्ल है और वो अपने खुद के फैसले किस तरह से लेती है, उन फैसलों का उनकी जीवन पे, उनकी फैमिली पे किस तरह से असर पड़ता है, इनको भी हाईलाइट किया है। और इन तीनों की वजह से, मतलब श्रीकांत, उसकी वाइफ और उसकी जो बेटी, उनकी वजह से उस बच्चे का, जो छोटा बच्चा है अथर्व, उसकी लाइफ पे इन चीज़ों का किस तरह से असर पड़ रहा है, फिर भी वो किस तरह से मैच्योरिटी दिखाता है कहीं कहीं, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फिल्म में लिखा है। मुझे लगता है कि मैंने जो पहले बोला कि हर कैरेक्टर की हमें बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए, इसी तरह इस फिल्म में या इस सीरीज़ में हमें हर कैरेक्टर की एक बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है। जैसे कि समंता का कैरेक्टर है, उसके फैमिली के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके फैमिली जो दंगे हुए थे उसमें मर गई है, उस पर रेप हुआ है। पैरेलली उसके साथ आज भी जो बातें होती है, उसके हमारी इंडियन सोसाइटी में मॉलेस्टेशन या रेप कितनी या हम बोल सकते हैं कि वुमेन सेफ नहीं है,
उनका उसका भी हल्का सा टच इस फिल्म में या इस सीरीज़ में हमें मिला है। और समंता का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है उन्होंने, और उसने बहुत अच्छी तरह से प्ले भी किया है, बहुत अच्छी तरह से प्ले किया है। आप देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि सीरीज़ में लैंग्वेज का यूज़ बहुत अच्छी तरह से किया है। आपने बहुत सी फिल्मों में या सीरीज़ में देखा होगा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर नेटिव लैंग्वेज नहीं बोलते, वो उनको रिप्लेस किया जाता है जो व्यूअर की लैंग्वेज है उससे। जैसे कि अब देखो, ये हिंदी सीरीज़ है तो जो कैरेक्टर्स थे वो हिंदी बोलना चाहिए, पर यहाँ पर उन्होंने जो स्टांस था या जो ये चीज़ें थी वो नहीं फॉलो की। उन्होंने जो कैरेक्टर्स है, मुझे लगता है कि 40% सीरीज़ तमिल में है, ओके, और हमें सबटाइटल से वो पढ़नी पड़ती है कि क्या हो रहा है। तो ये चॉइस मुझे बहुत मैच्योर लगी, क्योंकि मैंने एक वो वॉर इन द हिल्स करके एक सीरीज़ देखी थी, महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट की थी। वो बहुत घटिया सीरीज़ थी, मैं सच में बोल रहा हूँ, मत देखो वो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर उसमें लिटरली जो चाइनीज़ आर्मी थी वो हिंदी में बात कर रही है यार, चाइनीज़ आर्मी, तो वही फील मर जाता है। पर जो तमिल फील है ना, जो इस लैंग्वेज से आता है, जो रिबेल का जो वो बोलते हैं, उससे और एक अच्छा सा हल्का सा एक स्ट्रॉन्ग टच आ जाता है हमारी सीरीज़ के स्क्रीन प्ले को। मराठी का भी हल्का हल्का यूज़ किया है इसके लिए कि मराठी ऑडियंस भी थोड़ा फैमिलियर हो, पर उसका मुझे लगता है उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता मराठी ऑडियंस पे, क्योंकि मुझ पे तो नहीं पड़ा। छोटी छोटी बातें, आइला, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ले भारी, तो ये डायलॉग्स में यूज़ किया, पर मुझे नहीं लगता उतना इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ उस चीज़ों से। कैमरा वर्क बहुत अच्छी तरह से किया है, बहुत, मतलब मैं स्पेशली 2 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। तो 2 सीन हैं जहाँ पर फाइट सीक्वेंस है या जो फायरिंग सीक्वेंस है वो लिटरली उन्होंने 1 टेक में लिए हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फील आता है। हैंडी कैमरा का यूज़ किया है, कैमरा स्टेबल नहीं रहता, कैमरा मूव करता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बेसिकली जो अनस्टेबिलिटी है उस फ्रेम में या उस स्टोरी की अनस्टेबिलिटी है, उसको वो ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है वो अनस्टेबल कैमरा मूवमेंट। तो ये बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने डीमेरिट के बारे में बात की, तो डीमेरिट मुझे यही लगा कि आपको मार्टिन स्कॉर्सेज़ी पता होंगे, एक बहुत ग्रेट डायरेक्टर हैं, तो उनकी बात मुझे हर बात याद आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हो। वो बेचने के लिए बनाया है या आर्ट पीस है, या वो सिनेमा है। फिल्म में मुझे ज़्यादा कैरेक्टर ब्लॉकिंग से स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, और कहीं ये चीज़ें मुझे लगती है कि ये बेचने के लिए या सेलिंग के लिए कंटेंट बनाया है। आप फिल्में देखोगे, जैसे कि हिंदी फिल्मों का एग्जाम्पल दे, या तुम्बाड़ की लाइटिंग, कैरेक्टर ब्लॉकिंग और एडिटिंग तीनों भी बहुत अच्छे हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो। या मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की कोई भी फिल्म देखो, या पॉल थॉमस एंडरसन, कोई भी डायरेक्टर जो ग्रेट डायरेक्टर है, उनकी कैरेक्टर ब्लॉकिंग से पता चलता है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। वो कहीं ना कहीं लैक करता है सीरीज़ में, पर वो एक्चुअली उतना बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो ये जो कंटेंट होता है वो सेलिंग के लिए ही बनाया होता है। दूसरी बात डीमेरिट में बोलना चाहूँगा कि फिल्म सीरीज़ में हमें जो एंड है वो चलता है पता, एंड में क्या होने वाला है या ये पता चलता है। और तीसरी बात की जो चीज़ें होती है ना बॉलीवुड फिल्म में, कि हीरो नहीं मरता कितनी भी फायरिंग हो, या जो हमें बहुत कैरेक्टर फैमिलियर है उनको कुछ नहीं होता, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि हमारी सीरीज़ या हमारे जो कैरेक्टर जो राइटर्स है वो डरते हैं वो करने के लिए। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखी, पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आपको खुद देखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये चीज़ें थी। बाकी सीरीज़ बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। क्लाइमैक्स जो बहुत सी सीरीज़ में देखा है मैंने, जैसे कि मिर्ज़ापुर में भी, जो वो क्लाइमैक्स तक आ जाते हैं, पर जो एंडिंग होती है ना वो बहुत से वो फटाक से हो जाती है, एक ही एपिसोड में लास्ट वाले घुसेड़ देते हैं उसमें। तो ये चीज़ें मुझे इस सीरीज़ में नहीं लगती। एक स्लोप से फिल्म जो सीरीज़ है वो नीचे आती है,
और स्लोप से ख़त्म हो रही है। इसकी वजह से आपको मज़ा आता है लास्ट तक, और जब सीरीज़ ख़त्म भी होती है तब भी आपको एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग नहीं आती। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि ये तीसरा सीज़न भी प्लान कर रही है, जिसमें आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखेंगी जो आपको पता ही चल जाएंगे। आई थिंक आप देखेंगे तो अमेज़ॉन प्राइम पे मिल जाएगी फिल्म जो ये सीरीज़ है। यार बहुत बार मैंने फिल्म बोल दिया सीरीज़ को, सॉरी। ये जो सीरीज़ है उसका डायरेक्शन राज और डीके ने किया है। अच्छी तरह से किया है, अच्छी तरह से लिखा है। कैरेक्टर जो मनोज वाजपेयी या जो भी कैरेक्टर्स है वो बहुत अफलातून उन्होंने काम किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट है। और स्पेशली मुझे धृति का कैरेक्टर लगा, उसने बहुत एक्टिंग अच्छी की है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिंग लगती है उसकी मुझे। उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैंने जो बात बोली समंथा, उसका यार उसने तो जीत लिया है, बहुत अच्छा काम किया उसने, क्योंकि उसका डेब्यू था। उसने इससे पहले ऐसे काम नहीं किए थे, उसने बहुत अच्छी तरह से काम किए हैं। एक्शंस या स्टंट बहुत अच्छी तरह से किए हैं। और यार यही, पर मुझे एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा, उसका जो मेकअप था ना उसको थोड़ा ब्लैक किया है, टैन किया है, तो वो यार समझ में आ जाता है। पर चलो यार उतना समझ लेंगे। पर बाकी अच्छी तरह से किया है। VFX भी स्ट्रांग है फिल्म के सीरीज़ के। बाकी यार देखो, आप प्राइम पे जाके मुझे बोलो कैसे है, मुझे बताओ आपको कैसे लगी। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।